खानज़ादा सारिम खान का ज़ोरदार थप्पड़ आयशा हसन के चेहरे पर पड़ा तो उसके दिमाग की सारी चुल्लियाँ तक हिल गईं। थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि आयशा हसन लड़खड़ा कर रह गई, वो भी इतना अचानक कि आयशा हसन चेहरे पर हाथ रखे हैरानी से अपने शोहर खानज़ादा सारिम खान को देख रही थी। उसकी अब तक की शादीशुदा ज़िंदगी में आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि खानज़ादा सारिम खान ने अपनी बीवी पर हाथ उठाया था, वरना लहजा तो उसका अक्सर ही कड़वा हो जाता था और अक्सर बेवजह बात बात पर गुस्सा निकालना भी शायद खानज़ादा सारिम खान की आदत थी। मगर इस तरह से हाथ उठाना, ये कमज़रफ़ी पहले कभी सारिम खान ने नहीं दिखाई थी। इस थप्पड़ ने आयशा हसन का दिल भी गमज़दा कर दिया था। इससे पहले कि वो कुछ कहती या उस थप्पड़ के बारे में सारिम खान से इस्तफसार करती, वो बेजारी से गोया हुआ, कुछ भी फजूल बोलने की ज़रूरत नहीं, मेरा दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से और जाओ मेरे लिए चाय बना कर आओ, मुझे अभी अपना कमरा भी सेट करना है। उसके लहजे में आज कुछ नया और अजीब सा था, अंदाज भी कुछ अजीब व गरीब था, ऐसा जो आयशा हसन समझ नहीं पाई थी। उसे लगा कि आज शायद किसी वजह से सारिम खान इतना गुस्से में है या शायद थकावट की वजह से वो चिड़चिड़ा हुए जा रहा है, मगर उसका अंदाज ऐसा नहीं लग रहा था। फिर भी खुद को इस तरह की दलीलें देकर दिल और दिमाग को समझाते हुए आयशा हसन अपनी जगह से उठी और तेज़ी से चाय बनाने चल दी, ये जाने बगैर कि उसकी ज़िंदगी में कितना बड़ा तूफ़ान आने वाला है। सारिम खान की चाय और उसके साथ कुछ लवाजमात बनाकर ट्रे सजाकर जब वो वापस कमरे में पहुंची तो हैरत और बेयकीनी से उसका मुंह खुले का खुला रह गया, क्योंकि खानज़ादा सारिम खान कमरा सेट करने के नाम पर आयशा हसन के इस्तेमाल की एक एक चीज़ उठाकर कमरे से बाहर निकाल चुका था। वो जो कमरा सेट करना है जैसे भयानक जुमले को सुनकर लापरवाही से चाय बनाने चली गई थी, समझ ही नहीं पाई थी कि उस जुमले का असल मतलब क्या था। उसे सवालिया निगाहों से अपनी जानिब तकता पाकर सारिम खान एक बार फिर सफाकियत से बोला था, तुम्हारा सामान बाहर मौजूद है, हवेली के किसी भी कमरे में रख लो। माँ जी के आने तक तुम हवेली में कहीं भी क़याम कर सकती हो, मगर इस कमरे से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, ना ही मैं मज़ीद तुम्हें इस कमरे में बर्दाश्त कर सकता हूँ। सारिम खान के उस बदले लहजे पर आयशा हसन को अब शिद्दत से किसी गड़बड़ का एहसास हुआ था। उसका दिल अथाह गहराइयों में डूब रहा था। उसकी छठी हिस्स किसी अनहोनी का इशारा दे रही थी। मगर क्यों सारिम खान, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी बीवी होकर किसी और कमरे में क्यों रहूं? मेरा भी तो यही कमरा है ना। आयशा हसन दिल में पलते खदशात को नज़रअंदाज करती नरमी से गोया हुई थी, क्योंकि मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं रही। माँ जी के उम्रे से लौट आने पर तुम्हारा कोई ना कोई इंतज़ाम हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं तो तुम्हें हवेली के सर्वेंट क्वार्टर में रहने के लिए जगह तो ज़रूर ही मिल जाएगी, लेकिन इस कमरे में अब तुम्हारा कोई काम नहीं, मेरी तरफ से तुम फारिग हो। सारिम खान ने नफ़रत भरे लहजे में कहा तो आयशा हसन का पूरा वजूद जैसे ज़लज़लों की ज़द में आया था। अगर वो करीबी दीवार का सहारा ना लेती तो यकीनन लड़खड़ा कर गिर जाती। उसने बेयकीन लरसते लहजे में कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सारिम खान? मैं आपकी बीवी होकर सर्वेंट क्वार्टर में क्यों रहूंगी? ऐसी कौन सी खता हो गई है मुझसे कि आप मेरे साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं और अपने कमरे तक से मुझे निकाल दिया? मुझे मेरी गलती तो बताएं जिसकी इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है मुझे। आयशा हसन ने भीगते हुए लहजे से बदिक्कत ये अल्फाज अदा किए थे, बीवी? वाह, आज तो तुम्हें बीवी बनना याद आ रहा है। कभी तुमने मुझे बीवी बनकर दिखाया है? पहले रोज़ से आज तक भाग भाग कर घर के काम करती रही, मेरे लिए खाना चाय नाश्ता पेश करती हुई बिल्कुल किसी खादमा की तरह दिखती रही। खुद पे नज़र डालो, क्या कहीं से महसूस होता है कि तुम खानज़ादा सारिम खान की बीवी हो? तुम्हारे वजूद पर न ढंग का कपड़ा होता है और न चेहरे पर कोई बनाव सिंगार, और न तुम में अब खूबसूरती महसूस होती है मुझे। तुमसे बेहतर हालत में इस हवेली की मुलाजमाएँ घूमती हैं। तुमसे तो इतना ना हो सका कि तुम अपने शोहर को ही खुश रख सको। माँ जी ने भी न जाने क्या सोचकर एक जाहिल गंवार और छोटे घर की लड़की लाकर मेरे सर पर बिठा दी, और तुम्हारा भी कसूर नहीं। तुम मामूली घराने की लड़की अपनी कमतर सोच के मुताबिक यहाँ पर एक खादमा की हैसियत से ही ज़िंदगी गुजार सकती है। अगर मेरी हम पल्ला होती ना तुम, तो तुम्हें एहसास होता कि तुम खानज़ादा सारिम खान की बीवी हो, और उसी लिहाज से तुम्हें किस तरह से पहनना ओढ़ना है और किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। मगर अफसोस कि तुमने कभी मेरी कोई खुशी की परवाह की ही नहीं। मैंने तुम्हें कई बार कहा था कि तुम बीवी बनकर रहो, मेरी माँ बनने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन तुमने कभी मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। सारा दिन भाग भाग कर हवेली के काम काज निपटाते, खुद से बेपरवाह रहते रहते तुम इतनी मोटी और भद्दी हो गई हो कि तुम्हें देखकर भी उलझन होती है मुझे। छोटी सोच के मुताबिक बस शोहर का जूती कपड़ा बराबर करना और उसके खाने पीने और आराम का ख्याल रखना ही तुम्हारे लिए एक सादतमंद बीवी के फराइज थे। इसके अलावा तुम्हारा शोहर क्या चाहता है उसकी ना कभी तुमने परवाह की और ना तुम्हें ज़रूरत महसूस हुई। शायद तुम्हें ये खुशफहमी थी कि तुम जिस भी हुलिये में रहोगी मुझे अच्छी लगोगी। अगर ऐसा कुछ सोच रखा था ना तो उम्मीद है अब तुम्हारा दिमाग ठिकाने लग चुका होगा। खानज़ादा सारिम खान ने कड़कते हुए लहजे में आज आयशा हसन को उसकी गलतियां गिनवाते हुए उसकी ज़ात के परखच्चे उड़ाए थे। अगर ऐसी बात थी तो आपको मुझे एक मौका देना चाहिए था ना सारिम खान। आप मुझे एक बार कहते तो सही ना कि आप किस बात पर खुश होते हैं। मैं आपकी खुशी की खातिर सब कुछ कर गुजरती। आपकी निस्बत कम हैसियत घर की ज़रूर हूँ मैं, लेकिन ये बात हकीकत है कि मैंने अव्वल रोज़ से आपको अपने दिल में सबसे आला मकाम दिया है और उस हैसियत से ही मैं दिन रात आपकी खिदमत में गुजारती रही हूँ। और मैं जैसी भी हूँ आपकी बीवी हूँ, आपसे मोहब्बत करती हूँ। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे इस कमरे से मत निकालें, इतनी बड़ी सज़ा मत दें। अब तो पता चल गया ना मुझे, अब मैं आपकी पसंद के मुताबिक खुद को ढाल लूँगी। जैसी बीवी आप चाहते हैं मैं वैसी बन जाऊँगी। आयशा हसन बाकायदा गिड़गिड़ाते हुए बोली। उसके आंसू तवातर से गिर रहे थे, उसके वजूद पर लर्जा तारी था। सारिम खान की बातों ने उसके होश उड़ा दिए थे। उसे हालात की संगीनी का अब अंदाज़ा हो रहा था। उसकी बात सुनकर सारिम खान ने इस्तेहज़ाइया लहजे में हंसा और बोला, मैं मज़ीद तुम्हारे साथ रहकर अपनी जवानी बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर तुम्हें अपनी खुशी बता देता ना तो तुम अपने इस भद्दे जिस्म को मेरी निगाहों से कैसे छुपाती? हाँ, और अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तुम एक बेवकूफ़ औरत हो और तुम जैसी औरतों के साथ ज़िंदगी से बर्बाद होती है। मैं जितना मर्ज़ी तुमसे सर फोड़ लेता, तुमने ऐसा ही रहना था। अब इस कमरे में मज़ीद ठहरने का कोई जवाज़ नहीं बनता तुम्हारा, क्योंकि मैं निकाह कर चुका हूँ और आज अपनी बीवी को बाकायदा रुखसत करके इस कमरे में लाने वाला हूँ। हवेली का यही एक कमरा है जो मुझे हमेशा से बेहद पसंद रहा है। मैंने इस कमरे को अपनी पसंद के मुताबिक तैयार करवाया था। मेरी बीवी भी यही कमरा देख रखा है मेरी बीवी ने भी यही कमरा देख रखा है, तो अब मैं उसको किसी और कमरे में कैसे ठहरा दूं? तुम चाहो तो माँ जी के कमरे में बैठी रह सकती हो। वैसे भी माँ जी के आने तक या शायद उनके आने से पहले ही तुम्हारा बाकायदा इंतज़ाम हो चुका होगा। खानज़ादा सारिम ने उसके सर पर धमाका किया था। उसके अल्फाज सुनकर आयशा हसन का वजूद पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो चुका था। वो फटी फटी आंखों से उस बेहिस आदमी को देख रही थी जिसने उसकी सारी वफा, सारा खलूस और मोहब्बत एक झटके में मिट्टी में मिला दिए थे। उसकी खिदमत और वफाओं का ये सिला दिया था कि उसको अपनी सोच, अपनी खुशी के मुताबिक ढालने की बजाय लम्हों में गैर कर दिया और उसकी जगह दूसरी औरत को देकर उसकी ज़ात तो कोड़ी की कर दी। बेआवाज़ आंसू बहाते बहाते अचानक से आयशा हसन होश की दुनिया में वापस आई थी और एकदम से खानज़ादा सारिम खान के कदमों में गिरते उसकी टांगों से लिपट कर रोते हुए बोली, आप मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करें। मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, आपके बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मेरे खलूस और मेरी खिदमत में ऐसी कौन सी कमी देखी थी आपने कि मुझे इस तरह अपनी ज़िंदगी से ही निकाल दिया? एक बार तो सोचा होता कि आपकी ज़िंदगी से बेदखल होकर मेरा क्या होगा। मैं आपके बगैर जी नहीं पाऊँगी। आप कैसे मेरी जगह किसी और औरत को दे सकते हैं? एक बार तो मेरे बारे में सोचा होता सारिम खान। मेरे साथ ये जुल्म ना करें, खुदा के लिए सारिम खान मुझे अपनी ज़िंदगी से ना निकालें। मैं मर जाऊंगी। मेरी जगह और औरत को मत दें, आपको अल्लाह का वास्ता है। आयशा हसन रोते गिड़गिड़ाते हुए एक ही बात दोहराई जा रही थी, मगर खानज़ादा सारिम खान उस पर तरस खाने के मूड में शायद बिल्कुल भी नहीं था। अपनी मनमानी कर लेने के बाद अब वो बेहिस हो चुका था। बुरी तरह से आयशा हसन को अपनी टांगों से पकड़कर अलहदा किया और दरुस्त लहजे में बोला, तुम्हें बीवी लफ्ज़ के बारे में इल्म क्या है? हाँ, मानता हूँ कि सादतमंदी तुम पर ही ख़त्म है, मगर याद रखना, मर्द को बीवी की सिर्फ सादतमंदी खुश नहीं करती, बल्कि सादतमंदी के साथ सज संवर कर शोहर का दिल खुश करना भी बहुत अहम होता है। तुमने इन चंद सालों में खुद को इतना नज़रअंदाज किया कि वो आयशा कहीं खोकर रह गई है जो अपनी खूबसूरती की बिना पर मेरी नज़रों में आई थी। अभी तो तुम्हारी कोई औलाद नहीं, उसके बावजूद अपने बेडोल और बेढंगे जिस्म को देखो और बताओ, क्या कोई भी मर्द इस तरह की बेढंगी औरत के साथ खुश रह सकता है?
कभी नहीं। कम से कम मैं ऐसे ख्यालात का मालिक नहीं हूँ, इसलिए अब मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं रही। और वैसे भी अब इन बातों का फ़ायदा ही नहीं, मैं शादी कर चुका हूँ। और इस बार मैंने किसी मामूली घराने की लड़की से शादी नहीं की, बल्कि अपनी बराबर की बावकार और तुरादार लड़की से शादी की है। नूरुलैन ना सिर्फ हैसियत के एतबार से हमारे बराबर है, बल्कि वो भी एक नवाब ख़ानदान की इकलौती चश्मो चराग है। नखरा और नज़ाकत तो ख़त्म है उस पर। मुझे हमेशा से ऐसी ही बीवी चाहिए थी जो मेरे दिल पे राज करे, ना कि नौकर बनकर दिल बुरा करे, जिसे देखने का भी दिल ना करे। खानज़ादा सारिम ने उसको आईना दिखाते ज़बरदस्ती बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर निकाला और दरवाज़ा लॉक कर दिया। आयशा हसन अपनी ज़ात का मान और गरूर टूट जाने पर वहीं फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रो दी। वो बुरी तरह टूट कर बिखरी थी, मगर उसका एहसास करने वाला कोई ना था। काफ़ी देर रोने के बाद अपने रेजा रेजा होते वजूद को बाकायदा घसीटते एक खाली पड़े कमरे में लेकर चली गई। सामान भी उठा गई, मगर आज का दिन उसके लिए इंतहाई अजियतनाक था। उसका दिल इस कदर दुखी और गमज़दा था कि उसने मज़ीद एक पल भी ज़ाया नहीं किया और खानज़ादा सारिम खान की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गई थी। बुरी तरह रोते हुए वो ये सोच रही थी कि उसकी सास उस वक्त हवेली में मौजूद होती तो ज़रूर अपने बेटे को रोकती कि वो ऐसा ना करे, मगर वो तो उम्रे के लिए गई थी। उनकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते खानज़ादा सारिम खान हर हद भुला बैठा था। वो जानती थी कि हलीमा ने उसकी गुर्बत और कम हैसियत होने के बावजूद किस कदर इसरार से ये रिश्ता मांगा था। उसकी वजह आयशा हसन का बेपनाह हुस्न था, मगर हवेली में लाकर हलीमा बेगम ने भी उसको बहू की बजाय नौकरानी समझकर हवेली के सारे काम उसके सपुर्द कर दिए थे। मुलाजमाओं से वो अपनी खिदमत करवाने में मसरूफ़ रहा करती और घर के सारे काम आयशा से करवाती, और उनको इनकार करने की हिम्मत आयशा हसन में तो कभी नहीं हुई थी, चाहे वो कितनी भी थकावट का शिकार होती। हलीमा बेगम का हर हुक्म बजा लाती थी। दिन रात काम में मसरूफियत आयशा हसन की खूबसूरती को खाक कर गई थी। इस कदर थक हार कर बिस्तर पर गिरने के बाद कौन अपने आप पर तवज्जो दे और सजने संवरने की कोशिश करे। जाने क्यों मामूली घराने के माँ बाप अपनी बेटियों को बड़े घरों में ब्याह कर पुरसकून हो जाते हैं। उसका बाप भले खुददार इंसान था, मगर वो कभी खाम के बराबर नहीं हो सकता था, जिनके पास रुपए पैसे की कोई कमी ना थी। काफ़ी देर तक वो अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रही। वो इस बात से बेखबर थी कि खानज़ादा सारिम खान नक्शा सा तैयार अपनी पसंदीदा बीवी को रुखसत करवाने के लिए हवेली से निकल चुका था। वो तो अभी तक अपने ठुकराए जाने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी जो किसी और तरफ ध्यान देती, मगर फिर ये सोचकर आयशा हसन ने खुद को मज़ीद रोने से बाज रखा और अपने आंसू साफ कर लिए कि खुद गर्ज और नाकदरी करने वाले इंसान के लिए खुद को क्यों हलकान करे। वो अब जब वो उसका नहीं रहा था तो उस हवेली में उसका क्या काम था। वो यहाँ मुफ्त की मुलाजमा बनकर क्यों रहे और अपने बेहिस शोर को दूसरी औरत के संग देख देख कर क्यों कुड़ती रहे। अपने आंसू सख्ती से रगड़ते आयशा हसन ने पहली फुर्सत में अपने बाप को कॉल की और रोते हुए सिर्फ इतना कहा, बाबा आज मैं बर्बाद हो गई हूँ। काश आप लोगों ने अपने हम पल्ला लोगों में मुझे ब्याहा होता, जहाँ रहकर ज़िंदगी भर के लिए मैं मुतमईन होती, जहाँ चाहे रुपया पैसा ना होता, मगर मेरी इज्जत तो होती, मेरी कदर तो की जाती, जो इस हवेली में मुझे कभी भी नहीं मिली। मेरी कभी भी उस तरह से कदर नहीं की गई जिस कदर की मैं हकदार थी, और अब यहाँ रहने का जवाज़ ही ख़त्म हो चुका था। मैं खाली हाथ रह गई हूँ पापा, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं बचा। मैं अब इस हवेली में मज़ीद नहीं रुक सकती, और खुदा के लिए अब आप मुझे कोई नसीहत मत कीजिएगा, पहली फुर्सत में यहाँ पहुँचे और मुझे ले जाए। आयशा हसन ने रोते हुए अपने बाबा से दरख्वास्त की थी, और अहमद हसन जो पहले ही अपनी बेटी को इतने बड़े घराने में ब्याह कर हर वक्त बेचैन रहा करते थे, बेटी के रोने पर बेतहाशा घबरा गए थे और खुद को रोक नहीं पाए। पहली फुर्सत में हवेली की जानिब रवाना हुए। अहमद हसन करीबी गाँव में ही रहते थे। चंद एकड़ ज़मीनों पर खुद ही मेहनत करके अपने घर का गुजर बसर करते बेहतरीन अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। अलबत्ता बेटी के ससुराल की निस्बत उनकी माली हैसियत ना होने के बराबर थी। उस वक्त भी वो ज़मीनों पर हल चलाकर जल्दबाजी में अपना काम ख़त्म कर रहे थे, मगर बेटी की कॉल आते उसी ट्रैक्टर पर बेटी को लेने रवाना हो गए। सारा रास्ता खैर की दुआएं मांगते हुए बौखलाहट में बेटी के पास तकरीबन ट्रैक्टर उड़ाते हुए पहुंचे थे।
जैसे ही हवेली के दरवाजे पर पहुंचे तो खानज़ादा सारिम खान अपनी बारात लेकर वापस लौट चुका था। हवेली का मरकज़ी दरवाज़ा खुला था। पूरी हवेली शानो शौकत से सजी थी। दुल्हन की तरह सजी हुई चंद बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तेज़ रफ्तारी से हवेली के अंदर दाखिल हो रही। ये सब कुछ अपनी आंखों से देखते अहमद हसन को अपनी बेटी के अल्फाज की संगीनी का अंदाज़ा हुआ था। खानज़ादा सारिम खान आयशा हसन के दिली जज्बात से बेखबर निहायत इत्मीनान से दुल्हन को गाड़ी से नीचे उतारते हुए ऊंची आवाज़ में मुलाजमाओं को पुकार रहा था, जिससे आयशा हसन को भी बारात की आमद का इल्म हुआ था। तब खानज़ादा सारिम खान उसके पास पहुंचा और बोला, जल्दी से अच्छी सी चाय का इंतज़ाम करवाओ, खाना हम लोग खा चुके हैं, मगर मेरे सारे दोस्त और दूसरे मेहमान चाय पी कर जाएंगे। और सुनो, दूध पत्ती तैयार करके हमारे कमरे में पहुंचा दो। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी के लिए दूध या दूसरे खाने पीने की अशिया कोई मुलाजिम तैयार करें। अहमद हसन भी हवेली में दाखिल हो चुके थे इसी असना में, और खामोशी से एक तरफ खड़े अपनी बेटी के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों को अपनी आंखों से मुलाहिजा कर रहे थे, जिसके सर पर संगदिली की इंतहा करते सोतन भी लाई गई थी और उसके बाद उसी शादी के मेहमानों की खातिर मदारत करने की जिम्मेदारी भी सौंपी जा रही थी। उस वक्त आयशा हसन की आंखों में दुख और अजियत का एक जहान आबाद था। उसके दिल में किस तरह का तूफान बरपा था, ये सब एक बाप की नज़र ही देख सकती थी। खानज़ादा सारिम खान जैसे खुद गर्ज और संगदिल इंसान को आयशा हसन के दिली जज्बात की कोई परवाह न थी। वो बड़े इत्मीनान से हुक्म सादिर करता, अपनी नई नवेली सजी धजी बीवी का हाथ थामे खुद अपने सजे धजे कमरे तक छोड़ने जा चुका था। उसके हुक्म पर आयशा हसन के दिल में गम और गुस्से की शदीद लहर उठी, मगर वो खामोशी से किचन की जानिब चल दी। उसके बाबा खड़े बेबसी से ये सब कुछ देख रहे थे। वो उस वक्त उस पोजीशन में हरगिज़ न थे कि जाकर अपने दामाद का गिरेबान पकड़ते, क्योंकि ये बड़े लोग अपनी अमारत के ज़ोम में किसी के जज्बात का एहतराम करने की परवाह तक नहीं करते। उस वक्त खानज़ादा सारिम खान के एक दोस्त ने अहमद हसन साहब को गरीब समझकर अपने दोस्त की खुशी के दायमी होने का सदका उतारते चंद नोट उन्हीं के हाथ में थमा दिए, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो सारिम के पहले ससुर थे। अहमद हसन भी कोई तमाशा करने की बजाय खामोशी से सब सहते रहे। वो पहले ही इस रिश्ते पर राज़ी नहीं थे। उनकी अहलिया, जो दूर पार के रिश्तेदार के बेटे का रिश्ता आया देख इस कदर खुश हो गई थी कि उन्होंने शोहर की एक न चलने दी थी। उनसे लड़ झगड़ कर अपनी बेटी को खुद इतने बड़े ऊंचे ख़ानदान में ये कहकर ब्याह दिया था कि हमें अपने बारे में नहीं, अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। इतने बड़े घर की बहू बनकर हमारी बेटी की ज़िंदगी में जो महरूमियाँ और कमियाँ पहले से ही मौजूद हैं, सब खत्म हो जाएंगी। उसकी औलाद भी कभी महरूमियों का सामना नहीं करेगी। काश वो ये बात समझ सकती कि खुद से बड़े ख़ानदानों में बेटियां ब्याह कर माँ बाप कितनी बड़ी गलती करते हैं। बड़े ख़ानदानों में छोटे घराने की लड़की को हमेशा ही कमतर समझा जाता है और हर बात पर यह ताना दिया जाता है कि वो छोटे घर की लड़की है। इतनी बड़ी मुआशी हैसियत से तफरीक के बाइस दोनों घरानों का तौर तरीका, रहन सहन भी अलग होता है। यही तफरीक आयशा हसन की ज़िंदगी में जहर घोलने का काम करती रही थी, मगर अब मज़ीद वो ये सब कुछ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी। आज जब खानज़ादा सारिम खान का असली रूप सामने आया और मालूम हुआ कि वो आयशा के बारे में कैसे ख्यालात रखता है, तो आज उसे एक एक करके खानज़ादा सारिम की सारी ज़्यादतियाँ याद आ रही थी कि कैसे वो आयशा हसन को रातों में मुकम्मल नज़रअंदाज करते आधी आधी रात तक बाहर रहा करता था और घर आने के बाद किसी पर कॉल पर बातें करता था किसी से। कैसे हमेशा उसके वजूद से गफलत बरती, छोटी छोटी बातों पर जलील किया था, हमेशा उसे मुंह मोड़े रखा, और वो बेवकूफ़ औरत कभी उसके रवैये का सच जान ही नहीं पाई। उसकी बेजारी को उसकी सख्त मिजाजी समझकर बर्दाश्त किया, और अब वो कितने इत्मीनान से उसको सादिर करके गया था एक हुक्म अपना। तब उसने सोचा कि मैं क्यों अब भी उसकी खिदमत गुजारी करती रहूं और हर वक्त उसकी खुदगर्जी बर्दाश्त करूं। अब खानज़ादा सारिम खान को अपने सारे काम दूसरी मुलाजमाओं से करवाने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि अब मैं यहाँ रहकर उसकी खिदमतें नहीं करने वाली। यही सोचकर वो जो पहले ही पूरा इरादा किए बैठी थी, अपने इरादे पर मजबूती से कायम हुई। किचन में जाकर मुलाजमा को हिदायत देती तेज़ी से वहाँ से निकली और अपना थोड़ा बहुत सामान जो वो पहले ही पैक कर चुकी थी अपने साथ लिए, किसी को भी इत्तला दिए बगैर खामोशी से अहमद हसन के साथ हवेली से निकलती चली गई।
खानज़ादा सारिम खान दोस्तों के साथ खुशगपियों में इस कदर मसरूफ़ था कि आयशा हसन का जाना महसूस ही नहीं कर पाया। रात को देर तक महफिल सजी रही। नवाबजादी नूरुलैन अपने कमरे में मेहमान ख़वातीन के झुरमट में बेजार सी शक्ल बनाए बैठी थी। खुदा खुदा करके आधी रात को खानज़ादा सारिम के दोस्त अहबाब जब उठकर वापसी के लिए तैयार हो गए, ख़वातीन भी दुल्हन को कमरे में छोड़कर वहाँ से चली गईं और उन सब से फारिग होकर खानज़ादा जब कमरे में आया तो खुशगवार लम्हात का तसव्वुर करते हुए उसके लब आप ही आप मुस्कुरा रहे थे। सौ तरह के ख्वाब सजाए खानज़ादा कमरे में दाखिल हुआ और सलाम करके बिस्तर पर नवाबजादी नूर के सामने विराजमान हुआ और घूंघट पलटते अपनी हसीन तरीन दुल्हन को देखकर वो खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझ रहा था। इससे पहले कि वो अपनी हसीन और जमील बीवी की तारीफ में लब कुशाई करता, उसी वक्त नवाबजादी नूर ने उसके सामने एक शर्त रखी जिस पर वो चौंक कर रुका था। खानज़ादा सारिम, तुम मेरी सबसे पहले एक शर्त मानोगे, उसके बाद ही तुम मेरे करीब आ सकते हो। अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने से पहले तुम्हें मेरी हर बात लाजमी मानना होगी। खानज़ादा के बहके हुए अंदाज को देख नवाबजादी नूर ने उसके जज्बात पर बंद बांधे थे। कौन सी शर्त? आज तुम जो भी कहोगी मैं सब करने को तैयार हूँ। खानज़ादा ने बड़ी लगावट का मुजाहरा करते हुए कहा, ठीक है, मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरी बात मानोगे। तुम्हें पहली फुर्सत में जाकर अपनी पहली बीवी को तलाक देना होगी, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं अपनी ज़िंदगी में नापसंदीदा चीज़ों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करती और तुम्हारी ज़िंदगी में अपने अलावा दूसरी औरत तो हरगिज़ नहीं। पहली बीवी का तुम्हारे निकाह में रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए पहली फुर्सत में उसे तलाक देकर इस घर से रवाना करो, उसके बाद ही तुम मेरे कमरे में आ सकते हो। नवाबजादी नूर ने बड़ी शान से हुक्मनामा जारी किया, जिस पर खानज़ादा सारिम खान हैरत ज़दा रह गया। मगर नूर, ऐसा कैसे हो सकता है? और इस सब की ज़रूरत ही नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना कि मुझे अपनी बीवी पर ज़रा बराबर दिलचस्पी नहीं और ना ही उससे कोई उनसियत या लगाव है और ना ही मैं आज के बाद कभी उसकी तरफ नज़र उठाकर भी देखूंगा। तुम उसे इस घर की मुलाजमा समझ सकती हो, मगर तलाक देना मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि माजी ने अपने रिश्तेदारों में बहुत ज़िद करके ये रिश्ता मांगा था। खानज़ादा सारिम खान हकलाते हुए बेरब्त से जुमले बोले जा रहा था। जाने क्यों आयशा हसन से लाख बेजारी के बावजूद भी तलाक की बात सुनकर वो बेचैन हुआ था, मगर नवाबजादी ने हाथ उठाकर उसे मज़ीद कुछ भी बोलने से बाज रखा और अटल लहजे में कहा, मैंने जो कह दिया ना वो करना है तुम्हें सारिम खान, वरना तुम ये भूल जाओ कि मैं तुम्हें शोहर का दर्जा देने को तैयार हूँगी। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त है, अच्छी तरह सोच समझ लो। पहली बीवी का नाम अपने नाम के साथ जोड़कर रखना चाहते हो या मेरे साथ एक पुरसकून इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारना चाहते हो? चाहे कुछ भी हो जाए, एक कमतर लड़की को अपने बराबर के दर्जे पर देखना मेरी बर्दाश्त से बाहर है। नवाबजादी नूर ने एक बार फिर से अपनी बात दोहराते वक्त भी बता दिया और ख़ुद खानज़ादा सारिम से अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ कर बैठ गए। खानज़ादा सारिम ने बेचैनी के मारे एक और कोशिश करने की कोशिश की, मगर तुम्हें ये तो सोचना चाहिए, आधी रात को मैं कागजात कहाँ से तैयार कराऊं, और वो भी इस वक्त कैसे कहीं जा सकती है? तुम मुझे 1-2 दिन का वक्त तो दे दो ना, मैं सब तुम्हारे सामने ख़त्म कर दूंगा। खानज़ादा सारिम खान हिचकिचाहट का शिकार था, जो नवाबजादी नूर की उकाबी नज़रों से छुपी नहीं रही थी। वो तिल मिलाते लहजे में बोली, कागजात का कोई मसला नहीं, कागजात ना होकर भी तुम अपनी बीवी को तलाक दे सकते हो। तुम जाकर अभी और इसी वक्त अपनी बीवी को ज़बानी कलामी तलाक दो, इसके बाद उसका तुमसे कोई रिश्ता बाकी नहीं रहेगा। नवाबजादी ने आंखें दिखाते हुए कहा तो ना चाहते हुए भी खानज़ादा सारिम खान को कमरे से निकलकर अपनी पहली बीवी आयशा हसन के पास जाना पड़ा। आखिर क्यों ना जाता? नवाबजादी नूर से उसने पसंद की शादी जो की थी, नवाबजादी को ये शादी करने के लिए अपने बाप की नाराज़गी मोल लेना पड़ी थी। उसने खानज़ादा सारिम खान के परेशान होने पर उससे कहा था कि मुझे कोई फ़िक्र नहीं, मैं अपने बाबा की इकलौती बेटी ही नहीं बल्कि इकलौती औलाद भी हूँ, वो मुझसे ज़्यादा देर तक नाराज़ रह ही नहीं सकते। नवाब हाकिम खान बेटी से बेहद प्यार करता था, वो अपने बाप की आंखों का तारा थी, मगर इस शादी पर नवाब हाकिम खान तैयार ही नहीं थे। तब नवाबजादी नूर ने मजबूरन अपने मामू के घर से रुखसत होने का फ़ैसला किया था। वो जानती थी कि उसके पास जो राज है वो राज बताकर अपने बाबा को बहुत आसानी से मना सकती थी, मगर शादी के बाद
खानज़ादा सारिम खान अपनी महबूब बीवी की बात मानते उस कमरे की जानिब चल दिया जहां आयशा हसन ने क़याम किया था, मगर कमरे में जाकर रात के उस वक्त आयशा हसन की गैर मौजूदगी ने खानज़ादा सारिम को हैरत और परेशानी में मुब्तला कर दिया था। उस वक्त उसके सर पर सिर्फ नवाबजादी नूर को पा लेने का जुनून सवार था, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे काफ़ी देर तक पागलों की तरह आयशा हसन को ढूंढते रहने के बाद बिलाखिर उसने एक फर्जी कहानी तैयार की और मुतमईन होते वापस अपने कमरे में लौट आया। कमरे में दाखिल होकर नवाबजादी नूर के सवालिया नज़रों को देखते खानज़ादा सारिम ने झूठ बोल दिया, मैंने तुम्हारी खुशी की खातिर ना सिर्फ अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी बल्कि इस हवेली से भी बेदखल कर दिया। ये गलत बयानी करते खानज़ादा सारिम ने दिल में ये सोचकर इत्मीनान महसूस किया कि नवाबजादी को उस वक्त इन बातों पर शक नहीं हो सकता था, और अगर बाद में कभी उसे इस बारे में शक कुछ भी मालूम हुआ तो वो साफ मुकर जाएगा, अपने कहे पर ही डट जाएगा। नवाबजादी नूरुल आइन ने खानज़ादा सारिम खान के बयान पर यकीन करते एक इत्मीनान भरी सांस खारिज की और फातिहाना मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाते खुश दिली से अपना आप खानज़ादा सारिम को सौंप दिया। चंद रोज़ तक सब कुछ बहुत अच्छे से चलता रहा। खानज़ादा सारिम खान अपनी खूबसूरत और तुरादार बीवी के साथ खुशियों के हंडोले में झूलते हुए ये बात अक्सर नज़रअंदाज कर चुका था कि आयशा हसन हवेली में मौजूद नहीं थी। दूसरी जानिब आयशा हसन अपनी किस्मत में लिखे इतने बड़े धोखे पर बेहद गमज़दा और परेशान थी। हर वक्त रोते रहने पर उसकी माँ भी अपने फैसले पर बुरी तरह पछता रही थी। वो तो ये समझकर अपनी ज़िद पर डट गई थी कि उनकी बेटी हमेशा के लिए पुरसकून हो जाएगी। नहीं जानती थी कि हवेली में रहने वाले लोग हैसियत में उनसे जितने ऊंचे थे, दरअसल अखलाक के लिहाज से उतने गिरे हुए और कमज़र्फ लोग थे कि उनकी फूल सी बेटी को इतने साल मुफ्त की मुलाजमा समझकर हवेली के कामों में उलझाए रखा। और जब अपना दिल भर गया तो खानज़ादा सारिम ने कितने मज़े से एक ही झटके में हर रिश्ता ख़त्म करके दूसरी शादी रचा ली और उनकी बेटी को लम्हों में बेवकूफ़ कर डाला। वो बेटी जिसे उन्होंने नाज़ों से पाला था, जवानी में ही दोबारा घर आन बैठी थी मैके में। वो अपनी नाकदरी पर हर वक्त रो रो कर निढाल होती रहती। चंद रोज़ गुजरे थे कि उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी हालत देख उसकी माँ ने उसे ज़बरदस्ती अस्पताल चलने को कहा, मगर आयशा जाने को तैयार नहीं हुई। तो वो उसे समझाने के लिए बोली, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, किसी धोखेबाज इंसान के लिए तुम अपने आप को क्यों इस कदर तकलीफ़ में डाल रही हो। तुम भी जानती हो इस सब से सिर्फ तुम्हें तकलीफ़ पहुंच रही है, उस कमज़र्फ को तो उस बात की परवाह ही नहीं, तो तुम क्यों उसकी वजह से खुद को हलकान कर रही हो। मेरे साथ अस्पताल चलो, मैं तुम्हें इस तकलीफ़ में नहीं देख सकती। दिल कटता है मेरा तुम्हें इस हालत में देखकर। तुम्हें इस हालत में पहुंचाने वाली भी तो मैं हूं ना। मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, खुद को तकलीफ़ मत दो। माँ की शर्मसार बातों और आंसुओं से आयशा हसन का दिल दुख से भरा था। वो अच्छे से जानती थी कि उसकी माँ ने यह ज़िद भी सिर्फ आयशा की बेहतरीन ज़िंदगी के लिए की थी, अपनी बेटी को अमीराना ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश की थी। इसके अलावा उन्हें और कोई लालच नहीं था। अपनी माँ को अब पछतावे की आग में जलता हुआ देख वो बेचैन हुई, बेबसी से बोली, ठीक है माँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं चलती हूँ अस्पताल, और अब मुझे कोई गम नहीं, मैं कोई गम नहीं मनाऊंगी। आप खुद को इस सब का कसूरवार मत ठहराएं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, मेरा नसीब ही ऐसा था। मुझे आपसे कोई गिला नहीं, आप माफ़ी मांगकर मुझे मज़ीद तकलीफ़ में मुब्तला कर रही हैं। आयशा हसन ने रोते हुए अपनी माँ को गले लगाकर मुतमईन करना चाहा, फिर तैयार होकर अपनी वालदा के हमरा गांव के एक इंतहाई मामूली क्लिनिक पर गए, जहां से तफसीली चेकअप के बाद डॉक्टर ने आयशा हसन को ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर वो बेजान सी बैठी रह गई। आप माँ बनने वाली हैं, इस हालत में टेंशन लेने की वजह से आपकी तबीयत बिगड़ रही है, इसलिए खुद को किसी भी किस्म की परेशानी और टेंशन से दूर रखना है आपको। अपनी खुराक का भी खास ख्याल रखें ताकि बाद में किसी किस्म की पेचीदगियों का सामना ना करना पड़े। डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाने के साथ साथ हिदायत भी जारी की और दवाइयों लिखकर पर्ची पकड़ा दी उसे। और आयशा अभी तक हैरत ज़दा सी कभी माँ को देखती तो कभी डॉक्टर को। दवाएं लेकर जब वो घर लौटी तो खामोशी से जाकर अपने कमरे में बंद हो गई। अपनी ज़िंदगी में होने वाले नाखुशगवार लम्हात को याद करते आयशा देर तक आंसू बहाती रही थी। जिस बात का ताना मारकर उसके शोहर ने उसे बेवकूफ़ किया था, आज वही खुशखबरी उसे इस तरह मिली कि वो चाहकर भी खुशी महसूस नहीं कर पा रही थी अपने खसारे को मद्देनज़र रखते आयशा ने आइंदा ज़िंदगी के बारे में सोचना शुरू किया। अब उसे क्या करना चाहिए। काफ़ी देर तक सूदो ज़यान का हिसाब करते रहने के बाद बिल आखिर वो एक पुख्ता इरादा लेकर
रात के खाने के बाद अपने माँ बाप के सामने मौजूद थी। बाबा, मेरे साथ जो होना था वो हो गया। अब मेरी ज़िंदगी को लेकर आप दोनों को पछताने की और दुखी होने की कोई ज़रूरत। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मुझे यहाँ से कहीं दूर भेज दें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि खानज़ादा सालिम खान की उस ज़िंदगी में कभी भी इस बच्चे के बारे में कुछ इल्म हो। वो दोबारा मुझसे रब्ता करने की कोशिश करेगा। मैं चाहती हूँ कि अब क़यामत तक मेरा उससे कोई सामना ना हो और इस बच्चे की भिनक भी ना मिले उसे। अहमद साहब, जो पहले उसकी मौजूदा हालत के बारे में अपनी अपनी बीवी समीना की ज़बानी सब सुन चुके थे, बेटी का चेहरा देखने लगे कुछ सोचते हुए। फिर बोले, क्या तुम्हारा ये आखिरी फैसला है आयशा? अगर तुम चाहो तो हम एक बार बच्चे का बताकर खानज़ादा सालिम से बात कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी मर्ज़ी यही है तो मैं कभी तुम्हारे बारे में किसी को इल्म ना होने दूंगा और तुम्हें तुम्हारे चचा के पास भेज दूंगा। उसका इलाका यहाँ से बहुत दूर है, यहाँ पर कोई भी उसकी रिहाइश के बारे में नहीं जानता और फिर वो छोटे से मगर पुरसकून इलाके में रिहाइश पजीर है। तुम्हें वहाँ सुकून मिलेगा और उसके पास रहकर तुम आराम से अपना ये मुश्किल वक्त भी काट सकती हो। और उसके बाद अगर तुम वहाँ रहना चाहोगी तो भी तुम्हारी बुनियादी ज़रूरियात का ख़र्चा मैं यहाँ से भेजता रहूँगा। अगर अपने ज़ोरे बाजू पर कमाना चाहो तो कोई काम ढूंढकर अपने मुआशी हालात को तुम खुद भी संवार सकती हो। तुम्हारे चचा के घर तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। अहमद हसन ने बेटी को आइंदा का लाया अमल समझाते कहा तो आयशा मुतमईन होकर बोली, बाबा, मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ। आपको सालिम खान के सामने झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है या उसकी मिन्नत समाजत करने की। मैं यही कुछ चाहती हूँ जो आपको बताया। मैं अब मज़ीद इस गाँव में और अपने उस नाम नेहाद शोहर के आसपास भी नहीं रहना चाहती। मैं उन जालिमों की हवेली से बहुत दूर जाना चाहती हूँ। ज़िंदगी में कभी भी वो आप लोगों से मेरे बारे में पूछें तो आप लोग उसको कभी मेरे बारे में कुछ ना बताइएगा। मैं अब कभी उस शख्स को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। आयशा ने अपने बाप की बात सुनकर अपने इरादों से उन्हें आगाह किया। इस दौरान आयशा की वालदा समीना बेगम खामोशी से सर झुकाए बैठी रही थी। वो पहले ही अपने किए पर इस कदर पछतावे का शिकार थीं कि मज़ीद कोई भी लफ्ज़ बोलने या किसी भी किस्म का मशवरा देने की अहमियत ही नहीं रखती थी। ठीक है मेरी बच्ची, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैं पहली फुर्सत में खुद तुम्हें ले जाकर तुम्हारे चचा के यहाँ छोड़ आऊँगा और किसी को इस बारे में ख़बर नहीं होने दूँगा। अहमद हसन ने अपनी बीवी की जानिब मलामती नज़रों से देखते बेटी को तसल्ली दी और फिर मुकर्ररा वक्त पर आयशा को लेकर उस गांव से दूर उसके चचा के घर पहुंचे। मुख्तसरन तमाम हालात अपने भाई के गोश गुजार करते अहमद हसन ने उनसे दरख्वास्त की, मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। इसके बारे में किसी को कोई खबर मत होने देना कि ये कौन है और कहाँ से आई है। कहीं ऐसा ना हो कि खानज़ादा ज़िद में आकर कभी भी हमारी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। नोमान हसन, जो कि अहमद हसन के छोटे भाई थे, पहले ही अपनी मासूम भतीजी की दर्द भरी दास्तान सुन गमज़दा बैठे थे। अपने भाई की परेशानी सुन उन्हें मुकम्मल यकीन दिलाते हुए गोया हुए, आप फिक्र मत कीजिए भाईजान, मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगा। ये सिर्फ आपकी नहीं मेरी भी बेटी है और बेटियों की हिफाजत करना हम अच्छी तरह से जानते हैं। आपको इसके बारे में किसी भी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। सब कुछ वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, आप बेफिक्र होकर जाएं। आयशा अब भी अपने बाप के घर में मौजूद है, इसे कोई परेशानी नहीं होगी। छोटे भाई के तसल्ली देने पर अहमद हसन पुरसकून हो गए। थोड़ी सी देर रुककर आराम करने के बाद अपनी बेटी से अलविदाई मुलाकात की और दुखी दिल के साथ गांव लौट गए, ताकि उनकी गैर मौजूदगी से गांव में हमसाये या मौजूद खानज़ादा सालिम या किसी दूसरे शख्स को इस बात का अंदाज़ा ना हो कि वो कहीं पर गए थे। आयशा हसन अब मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ महफूज हो चुकी थी बल्कि सबकी नज़रों से पोशीदा भी हो चुकी थी। माँ बाप के अलावा गांव का कोई भी शख्स उसकी मौजूदा रिहाइश के बारे में नहीं जानता था। दूसरी जानिब खानज़ादा सालिम खान अपनी नई नवेली दुल्हन के हमरा इस कदर खुश और मुतमईन था कि उसे आयशा के चले जाने का भी कोई गम ना था। अपनी मन चाही बीवी की हर फरमाइश पूरी करता, हर बात आंखें बंद करके मानता, हर बात आंखें बंद करके मानना सालिम खान जैसे अपना फ़र्ज़ समझता। शादी के 15 रोज़ बाद एक रोज़ नवाबजादी नूरुलैन ने खानज़ादा सालिम खान को अपनी तबीयत खराबी का कहते हुए अपने साथ अस्पताल चलने का कहा, तो खानज़ादा सालिम खान फ़ौरन उसके साथ शहर के एक बेहतरीन अस्पताल में पहुंचा था। उस अस्पताल में वो नवाबजादी नूरुलैन की फरमाइश पर आया था।
क्योंकि उसका कहना था वो हमेशा उसी अस्पताल से चेकअप करवाती थी और उसके अलावा उसका दिल कहीं से मुतमईन नहीं होता था। खानज़ादा सारिम को भी कोई एतराज़ नहीं हुआ था, इसलिए अस्पताल के एक कमरे में बैठ अपनी बीवी के चेकअप से फ्री होने का इंतज़ार कर रहा था, जो खुद ही अकेली एक डॉक्टर के कमरे में गई थी। कुछ ही देर बाद एक नर्स ने खानज़ादा सारिम खान को भी कमरे में बुला लिया, जहां पर एक डॉक्टर पेशावराना अंदाज में नवाबजादी नूरुलैन से बात कर रहा था। खानज़ादा सारिम को एक कुर्सी पर बैठने का इशारा करते डॉक्टर ने उसकी जानिब रोक किया और बोला, हमें आपके कुछ टेस्ट करना होंगे, उसके लिए आपका ब्लड ज़रूरत है और एक इंजेक्शन भी लगाना होगा। डॉक्टर के इस तरह कहने पर खानज़ादा सारिम ने सवालिया निगाहों से अपनी बीवी नवाबजादी नूर की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए बोली, मुझे खून की कमी हो रही है और डॉक्टर का कहना है कि मुझे ब्लड देने के लिए आपका ब्लड ग्रुप अगर मैच कर जाए तो बेहतर होगा, इसी हवाले से कुछ टेस्ट करने हैं। नवाबजादी ने मुस्कुराते हुए नॉर्मल अंदाज में कहा, जिस पर खानज़ादा ने इत्मीनान में सर हिलाया। उसके बाद डॉक्टर ने ब्लड सैंपल लेने के लिए एक इंजेक्शन भी लगा दिया। उससे खानज़ादा सारिम थोड़ी देर में ही होशो-खिर्द से बेगाना हो चुका था। जब खानज़ादा सारिम खान होश में आया तो वो एक कमरे में बिस्तर पर मौजूद था। नवाबजादी नूरुलैन मुतफ़िक्र उसके बेड के पास मौजूद बैठी थी एक कुर्सी पर। उसको जागता देखकर तेजी से वो उसकी जानिब बढ़ी और पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है आपकी? उसकी बात सुनकर खानज़ादा सारिम, जो पहले ही हैरत ज़दा था, उसकी हैरत मजीद बढ़ी। मैं बिस्तर पर क्यों? मुझे क्या हुआ? नवाबजादी ने उसके इस्तफसार पर कहा, फिक्र की ज़रूरत नहीं, आपका बीपी अचानक बहुत लो हो गया था, इसलिए आपको यहाँ आराम करने के लिए बिस्तर पर लिटा दिया था। आप कितनी देर से गनूदगी में? खानज़ादा सारिम खान अपनी बीवी की बात सुन परेशानी से उसकी जानिब देखते बोला, तुम कैसी हो? मैं तो तुम्हें ब्लड देने वाला था ना। आप परेशान ना हो, मैं भी ठीक हूँ। और जाने क्या क्या राम कहानी सुनाकर उसने उसे मुतमईन कर लिया। 1 घंटे बाद वो लोग हवेली पहुंच चुके थे। खानज़ादा सारिम अपनी बीवी की बातों से मुतमईन हुआ था या नहीं, मगर खामोश ज़रूर हो गया था कि अपनी महबूबा की हर बात पर वो अंधा एतबार करता था। इस वाक़ये के अगले 2-3 रोज़ में हलीमा बेगम उम्रे की शहादत हासिल करके वापस लौट आई और आते ही आयशा हसन को हवेली से गायब पाकर पहले पहल तो बुरी तरह से भड़क उठी और बहू का लिहाज किए बिना ही बेटे से बोली, क्या सोचकर तुमने ये हरकत की है सारिम? मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया तुमने। तुम अच्छी तरह से जानते हो ना कि मैंने आयशा को खुद इस घर में ब्याह लाने की जिद की थी, और अगर तुम दूसरी शादी कर ही रहे थे तो उसको हवेली से निकालने की क्या ज़रूरत थी? वो बेज़रर सी लड़की थी, कहीं भी खामोशी से पड़ी रहती, मगर तुमने तो बाला ही बाला सब कुछ तय करते हुए एक बार भी मुझसे मशवरा करने की भी ज़हमत नहीं की। क्या अब तुम इतने खुदसर हो गए हो कि तुम्हारे लिए अपनी माँ से मशवरा करना भी गैर ज़रूरी हो गया? तुमने तो मेरी ज़िद की भी लाज ना रखी सारिम। हलीमा बेगम ने अपने बेटे खानज़ादा सारिम को बेनकद सुना डाली थी और कितनी देर चुपचाप अपनी सास का भड़कना वो देखती रही, सब बर्दाश्त करती रही। नवाबजादी नूरुलैन से आखिर रहा ना गया तो उसने 2 टोक लहजे में कहा, ये मेरा फैसला था, वरना आपका बेटा तो कभी भी अपनी पहली बीवी को शायद तलाक ही ना देता। और अब आपकी हैरत और गुस्सा देखकर मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि शायद आप भी अपनी पहली बहू को कभी भी हवेली से जाने ना देती, मगर मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी। मुझे अपना शोहर किसी और से शेयर करना हरगिज़ पसंद नहीं, और ना ही मुझे ये बात गवारा है कि उसका नाम किसी दूसरी औरत के नाम से जुड़ा रहे। इस शख्स पर सिर्फ़ और सिर्फ मेरा हक है, मेरे अलावा कोई इस पर हक भी नहीं जता सकता। नवाबजादी नूर ने गर्दन अकड़ाकर फखरिया लहजे में कहा, जिस पर हलीमा बेगम ने अपने बेटे को नागवारी से घूरते हुए बहू की जानिब रुख किया और तपते हुए बोली, मैंने अपने बेटे को शादी की इजाज़त भले ही दी थी, मगर इस बात की इजाज़त नहीं दी थी कि हवेली के फैसले वो या तुम कर सकते हो। मैं अपनी बहू को आज ही वापस लेकर आऊँगी। इस हवेली की कर्ता धर्ता मैं हूँ और यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी, हलीमा बेगम ने जताते हुए कहा। उनकी बात सुनकर नवाबजादी नूर के चेहरे पर तमस्कराना मुस्कुराहट फैली। आप शायद भूल रही हैं कि मैंने आपको कहा मुझे अपने शोहर के नाम के साथ किसी और का नाम पसंद नहीं, और मेरी शादी वाले रोज़ ही आपके बेटे ने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी थी। अब आप उसको वापस इस घर में नहीं ला सकती, लिहाजा आपके लिए माजी को भूलकर हाल में जीना सीखें और अपनी उस बहू को भी भूल जाएं, जिसको आपने किसी खादमा से ज़्यादा हैसियत ही नहीं दी थी कभी। मुझे पूरा यकीन है कि आज भी आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी खिदमत या हुक्म सुनाने के लिए उसकी याद सता रही है। उसके लिए भी हवेली में बेशुमार मुलाजमाएं मौजूद हैं। आप अपना ये शौक़ उन्हीं में से किसी पर पूरा कर सकती हैं। उस बहू का आना ज़रूरी नहीं है
ये कहकर नवाबजादी नूर वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई और हलीमा बेगम मलामती नज़रों से अपने बेटे की जानिब देखते बोली, तो ये थी तुम्हारी वो पसंद जिसके लिए तुम इतने बज़िद थे? खानज़ादा सारिम नज़रें चुराते सर झुकाकर बोला, माँ जी, आपको अच्छी तरह पता है कि मेरी पसंद की लड़की किसी मामूली घराने की नहीं है। नवाब हाकिम खान की इकलौती बेटी है और इस किस्म के मिजाज और लहजे बर्दाश्त नहीं कर सकती है वो। मैं भी अपने दिल के हाथों मजबूर था, इसलिए मुझे नूरुलैन की हर बात मानना पड़ी। आप भी पुरानी बातों को भूल जाए ना। खानज़ादा सारिम शर्मिंदा लहजे में अपनी माँ को समझाते वहाँ से चला गया और हलीमा बेगम ना चाहते हुए भी इस मामले पर मज़ीद कुछ नहीं बोल पाई तो खामोश हो गए, क्योंकि नवाबजादी के बरहम मिजाज को देख उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका था। ज़्यादा सख्ती या सवाल जवाब पसंद नहीं करती और घर के पुरसकून माहौल को ख़राब होने से बचाने की खातिर खामोश हो जाने में ही बेहतरी थी। नवाबजादी या तो सारा दिन अपने कमरे में मौजूद रहती या फिर मेहमानों की तरह कभी डिनर पर तो कभी लंच पर अपने कमरे से निकलकर डाइनिंग टेबल पर आन बैठती। किसी से ज़्यादा बात किए बिना खामोशी से खा पी कर वहाँ से उठ जाती। एक दो बार हलीमा बेगम की तबीयत नासाज हुई, उस पर भी नवाबजादी नूर ने उनकी तबीयत पूछना तक गवारा नहीं की और ना ही खानज़ादा सारिम को इतनी इजाज़त दी कि वो इन मामलों पर अपनी बीवी से कोई पूछताछ करता या सख्ती करने की कोशिश करता। दोनों माँ बेटा इस मामले में बिल्कुल खामोश हो चुके थे। नवाबजादी नूरुलैन की हर बदतमीज़ी और बदलिहाजी बर्दाश्त कर रहे थे। एक दिन हलीमा बेगम अपने मिजाज पर काबू नहीं रख पाई, भड़कते हुए बोली, तुम मेरा किसी भी मामले में मशवरा लेना गवारा नहीं करती, ना तुम मेरी कोई इज्जत करती हो, हर बात में मुँह ज़ोरी और खुदसरी का मुजाहरा करती हो। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ तो तुम भी कम अज़ कम एक वारिस की खुशी तो हमें दो। तुम्हारी शादी को 3 माह होने वाले हैं, मगर अभी तक मुझे औलाद की खुशखबरी नहीं मिली है तुम्हारी जानिब से। हलीमा बेगम के सख्ती से पूछने पर नवाबजादी नूर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, भूल जाएं वारिस को, मैं आपको ये खुशी कभी भी नहीं दे सकती। इस बारे में ख्वाब देखना छोड़ दें आप, और माजरत के साथ मैं आपकी किसी उम्मीद पर पूरा नहीं उतर सकती। नवाबजादी ने निहायत इत्मीनान से जवाब देते हलीमा बेगम का सकून गारत किया था। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, मगर वो खुद पर काबू पाते बमुश्किल बोल पाई थी, अब इस बात का मैं क्या मतलब समझूं? क्या ये बात भी तुम्हारी मिजाज के खिलाफ है? हलीमा बेगम के इस्तफसार पर वो गोया पुरसकून हुई थी, क्योंकि मैं बांझ हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे इस बारे में बहुत पहले बता दिया था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। उसके इस इंकशाफ पर हलीमा बेगम के साथ साथ खानज़ादा सारिम भी फटी निगाहों से नवाबजादी नूरुलैन की जानिब देख रहा था। ठीक है, अगर ये बात है तो ऐसा ही सही, हमें इस बात पर कोई एतराज़ नहीं। मैं अपने बेटे की तीसरी शादी करवा दूंगी, क्योंकि बिना वारिस के हमारे ख़ानदान और मेरे बेटे का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा, और ऐसा मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगी। हलीमा बेगम ने अपना फैसला सुनाते हुए अपने तई नवाबजादी के सर पर बॉम्ब फोड़ा था, मगर वो उसी इत्मीनान से गोया हुई, आप ऐसा कर भी नहीं सकती, क्योंकि आपको ये खुशी किसी भी औरत से नहीं मिलने वाली। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? जब तुम बांझ हो तो फिर मेरा बेटा क्यों औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है? हलीमा बेगम एक बार फिर हैरत से गोया हुई, क्योंकि मैंने आपके बेटे की भी सर्जरी करवा दी है। मैं जानती थी कि जब भी आपको या आपके बेटे को मेरी इस हकीकत के बारे में इल्म होगा तो आप लोग मुझे इसी तरह से धोखा देने की कोशिश करेंगे, इसीलिए मैंने आपके बेटे की भी सर्जरी करवा ली है। अब आपका बेटा कभी बाप नहीं बन पाएगा। नवाबजादी ने बड़े मुतमईन से अंदाज में खानज़ादा सारिम और उसकी माँ हलीमा बेगम के दिल की दुनिया उजाड़ कर रख दी थी। अपनी बीवी के करतूतों को सुनकर जर्द होते चेहरे के साथ वो उसकी जानिब देखने लगा। अब उसको याद आया कि जब अस्पताल में उसे जाने कौन सी झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाकर नवाबजादी ने मुतमईन करना चाहा था, तब उसे हल्का सा दर्द महसूस हुआ, मगर वो उस पर ज़्यादा तवज्जो दिए बगैर वहाँ से मुतमईन होकर वापस पहुँचा था। नहीं जानता था कि वो अपनी ज़िंदगी का सबसे संगीन खसारा अपने वजूद में समेटे वापस लौटा था, और मज़ीद सितम ये कि इस बात से मुकम्मल तौर पर अनजान भी था। वो आज तक नवाबजादी की हर फरमाइश और हर अदा पर दिलो जान से निसार होता आ रहा था, जिसने अपने हाथों से उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली थी। नवाबजादी माँ बेटे को सदमे की कैफियत में घिरा देख मुस्कुराते हुए वहाँ से उठकर चली गई थी अपने कमरे में। खानज़ादा सारिम के साथ हलीमा बेगम भी इस खसारे पर हाथ मलती रह गई। आज उन्हें आयशा हसन की सादतमंदी और फर्माबरदार तबीयत की बड़ी शिद्दत से कदर हो रही थी, जिसने लाख सख्ती और कड़क लहजे में बात करने पर भी मुड़कर कभी उन्हें जवाब तक नहीं दिया था।
लेकिन इंसान की सरिश्त में शामिल है ना कि उसे जब कोई दूसरा इंसान खामोशी से सर झुकाकर कि जब तक कोई दूसरा इंसान खामोशी से सर झुकाकर हर बात उसे मानने वाला मिल जाए ना अपनी, तो इंसान हर हद से गुजर कर दूसरे के जज्बात की परवाह किए बिना खुद को जाने क्या समझ बैठता है। अपनी कमतर हैसियत के बाइस आयशा हसन ने हमेशा खामोशी इख्तियार किए रखी और माँ और बेटे के अलग अलग अहकामात पर सर झुकाकर खामोशी से उनकी खिदमत में मसरूफ़ रही, जिसका उन्होंने ये सिला दिया कि उसकी कदर ही नहीं की। अगर कभी आयशा हसन ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई तो शायद उसके साथ इस हद तक ज़्यादती ना की जाती, और अगर इख्तिताम इसी तरह होना लिखा था जो अभी हो चुका था, तो फिर कम अज़ कम उसको इतना दुख तो ना होता जितना आज वो दुखी थी। और खानज़ादा सारिम और हलीमा बेगम अपने किए पर शर्मिंदा थे, पछता रहे थे अपने बेटे की पसंद के बारे में सुनकर, और एक नवाबजादी के बारे में जानकर हलीमा बेगम भी लालच में आ गई थी, क्योंकि आला ख़ानदानी बहू लाना उनके लिए किसी फ़ख्र से कम ना होता। इसलिए उन्होंने खुदगर्जी की इंतहा करते खामोशी से उम्रा पर जाते बेटे को इस बात पर राज़ीनामा दे दिया था कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी करके अपनी पसंद की लड़की को घर ले आए उनकी गैर मौजूदगी में। अलबत्ता ये बात खानज़ादा सारिम ने उनसे भी छुपाई थी कि नवाबजादी अपने बाप से छुपकर उससे शादी करने वाली है। खानज़ादा सारिम को अब अपनी बीवी की पहले रोज़ की गई फरमाइश याद आई और उसका मकसद भी समझ आया। वो नहीं चाहती थी कि उसका राज खुलने पर खानज़ादा सारिम अपनी पहली बीवी की तरफ लौट जाता या औलाद की खुशी हासिल करने में कामयाब हो पाता। ये बात खानज़ादा ने अपनी माँ से भी छुपाए रखी थी कि वो आयशा हसन को उस रोज़ तलाक नहीं दे पाया था, क्योंकि वो हवेली से उसके पहुंचने से पहले ही गायब हो चुकी थी। काश ज़ाहिरी हुस्न के पीछे दीवाना होकर खानज़ादा सारिम अपनी इतनी सादतमंद और नेक सीरत बीवी को इस तरह खुदगर्जी से ना ठुकराता तो आज शायद हालात ऐसे ना होते। यकीनन आयशा के साथ रखे नारवा रवैये का ये नतीजा था कि खुदा ने उसे इतनी संगीन सज़ा से नवाजा था। अब वो इस कदर मजबूर हो चुका था कि नवाबजादी को कुछ कह भी नहीं सकता था, बस हर वक्त उदास और परेशान सा रहता। जबकि नवाबजादी जो इस खुशफहमी में मुब्तला थी कि जब वो अपने बाप को अपने बांझ होने के बारे में बताएगी तो ज़रूर उसकी इस छोटी सी लग़्ज़िश को माफ़ कर देंगे जो उसने अपनी पसंद की शादी की सूरत में की थी। मगर नवाब हाकिम खान ने आज तक अपनी इकलौती औलाद को माफ़ नहीं किया था और कता ताल्लुक़ किए रखा, जिसकी वजह से नवाबजादी नूर की खुशी भी मांद पड़ती जा रही थी। इसी तरह उदास और बेरौनक दिन गुजर रहे थे जब एक रोज़ खानज़ादा सारिम को एक डॉक्टरनी मिली। उसने खानज़ादा सारिम से उसके बीवी बच्चे के बारे में पूछा तो खानज़ादा सारिम हैरत ज़दा रह गया। उसे आज इल्म हुआ था कि आयशा हसन जब हवेली छोड़कर गई थी तो वो माँ बनने वाली थी। आयशा हसन जो ये समझ बैठी थी कि क्लिनिक की डॉक्टरनी के लिए वो अनजान है, नहीं जानती थी कि वो डॉक्टरनी एक बार हवेली के एक मुलाजमा की डिलीवरी के लिए हवेली आई थी। तब उसने आयशा को वहाँ देखा था और अब जो वक्त वो डॉक्टरनी बता रही थी उस हिसाब से आयशा हसन के यहाँ बच्चे की विलादत हो चुकी होगी। ये जानकर खानज़ादा सारिम अजीबो गरीब कैफियत में घिर चुका था। एक तरफ वो आयशा हसन के साथ अपने रवैये पर शर्मिंदा हो रहा था, उसके घर से चले जाने पर पछतावे का शिकार था, तो दूसरी तरफ वो इस बात पर भी खुश हो रहा था कि नवाबजादी ने लाख कोशिश की मगर अल्लाह को ये मंजूर नहीं था कि वो बे औलाद रहे, इसीलिए आयशा के पास उसकी औलाद मौजूद थी। अपनी औलाद के बारे में जानकर खानज़ादा सारिम बेचैन हो चुका था और फिर मौका पाते ही खानज़ादा सारिम अपने ससुराल जा पहुंचा ताकि अपनी बीवी और बच्चे से मुलाकात कर सके, मगर वहां जाकर उसे बुरी तरह से नाकामी का सामना करना पड़ा। अहमद हसन साहब और उनकी अहलिया समीना बेगम घर पर ही मौजूद थे। खानज़ादा सारिम को अपने सामने देख हैरत में मुब्तला हुए। तुम यहाँ अब क्या करने आए हो खानज़ादा? समीना बेगम ने नफ़रत से इस्तफसार किया तो खानज़ादा सारिम ने शर्मिंदगी से सर झुकाते कहा, मैं अपने गुज़िश्ता रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ और ये भी जानता हूँ कि मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन आप लोग मुझे माफ़ कर दें। खुदा के लिए मुझे बता दें कि आयशा इस वक्त कहाँ है, मुझे अपने बच्चे से मिलना है। खानज़ादा सारिम के अल्फाज पर अहमद हसन साहब ने मुतनफ़्फ़र लहजे में कहा, अब इसमें शर्मिंदगी का क्या फ़ायदा? उस वक्त हमारी बेटी के साथ ज़्यादती करके उसकी खिदमत गुजारी और सादतमंद तबीयत का लिहाज कर लेते ना तो शायद आज ये दिन देखना ही ना पड़ता।
तुम्हारी वजह से हम भी अपनी औलाद से दूर हो गए हैं, नहीं जानते कि कहाँ चली गई है वो। हवेली से आने के बाद हर वक्त रोती रहती थी, और जब उसे इल्म हुआ कि वो माँ बनने वाली है तो तब वो अचानक कहीं रूपोश हो गई। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर नहीं मिली। जाने आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई उसे, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से हम अपनी बदनसीब बेटी को भी खो चुके हैं। तुम्हारी वजह से वो हमसे भी नाराज़ हो गए, जिन्होंने अपनी हैसियत जानते हुए भी बड़ी हवेली में खुदगर्ज लोगों को अपनी बेटी सौंप दी थी। तुम्हारी खुदगर्जी झेलने के बाद वो हमसे नाराज़ हो गए कि अगर हम उसे अपने हम पल्ला घराने में ब्याहते तो कम से कम उसे हकारत और नफरत भरे लहजों का तो सामना न करना पड़ता। मगर हम उसे समझाते थे, उनके तौर तरीके अलग है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमें लगता था कि तुम्हें इसका एहसास ज़रूर होगा। मगर ये हमारी खाम ख्याली थी, हमारी भूल थी कि हम बेटी का साथ देने की बजाय उसे सब्र का सबक देते रहे, और आज उसका नतीजा भी भुगत रहे हैं। अहमद हसन दुख से रो पड़े। उसके बाद खानज़ादा के लाख पूछने पर भी वो यही कहते रहे कि वो कुछ नहीं जानते। सारिम की किस्मत, इस सितम ज़रीफ़ी पर वो लुटे पुटे अंदाज में निकल गया। क्या किस्मत पाई थी, आयशा जैसी बीवी को ठुकरा कर एक खुदगर्ज औरत को बहुत मोहब्बत और चाहत से अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, जिसने अपना ऐब छुपाने पर खानज़ादा को ऐबदार कर डाला था। और आयशा हसन के यहाँ औलाद होने की खबर तो सुन ली, मगर अब उनको देखने या उनके साथ रहने से वो महरूम हो रहा था।